हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम कल यानी कि 22 दिसंबर 2024 को लिया जाएगा। देखिए उसके लिए ये वैकेंसी साथ में ही आई हुई थी। सिविल कोर्ट का ही ये पेपर है जो 2023 में लिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, बहुत हार्ड पेपर नहीं होता है, आप निश्चिंत होकर के पेपर दीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके भी पेपर में देखने को मिलेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 2 सेशन कवर कराया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग तीसरा सेशन डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम 22 दिसंबर 2024 के दृष्टिकोण से। चलिए शुरू करते हैं सेशन। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्यूचर में भी यह चैनल आपके काम आने वाला है, क्योंकि बिहार में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं कराई जाती है उनकी संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल सक्सेस केंद्र के माध्यम से कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को लिया जाएगा, यानी कि कल लिया जाएगा। उसके लिए देखिए, बिहार सिविल कोर्ट का ही यह क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल दिसंबर 2023 में यह पेपर हुआ था। तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। और देखिए सबसे खास बात क्या है कि इसी लेवल के प्रश्न आपके भी पेपर में कल 22 दिसंबर 2024 को देखने को मिलेंगे। तो आप घबराइए मत, एक बार पैटर्न देखिए और धैर्यपूर्वक आप पेपर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ आपको अंग्रेजी में सुनाई दे रही है तो यहाँ पर वीडियो में सेटिंग आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करिए और ऑडियो ट्रैकर में जाकर के वॉइस को हिंदी में कर लीजिए। मेरा ओरिजिनल आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए प्रश्न कितना अच्छा पूछा गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर 6 आर्टिकल 6 अनुच्छेद बता रहा हूँ। प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इस तरह से आपका रिवीजन भी होते चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51 है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। क्लियर ना? अच्छा, अब पूछा जाएगा कि 50 जो है अनुच्छेद, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50, ये किससे संबंधित है? तो देखिए, ये कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। आर्टिकल 50 में क्या है? तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। क्लियर? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 44 में क्या है? तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 क में क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 का क, इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में बनने वाली सर्वप्रथम सवाक फिल्म कौन सी थी? सवाक फिल्म यानी कि बोलती फिल्म। पहले मुक फिल्म थी, मतलब बनती थी, और पहली सवाक फिल्म यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, पहली बोलती फिल्म जो थी ना, ये आलम आरा थी। आपको भी याद है, आलम आरा जो फिल्म थी ये 1931 में रिलीज हुई थी यह मूवी। इसके डायरेक्टर का नाम, निर्देशक का नाम याद रखिएगा, अर्देशीर ईरानी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, अर्देशीर ईरानी इसके डायरेक्टर थे। ठीक है। आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी, सवाक फिल्म थी, जो 1931 में रिलीज हुई थी। और पहली जो मुख्य फिल्म थी ये राजा हरिश्चंद्र था, और यह 1913 में रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 1913 को उलट दीजिएगा तो 31 हो जाएगा। तो अगर रिलीज सन पूछेगा तो आप आसानी से इस तरह से आप याद रखिएगा। राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई थी,
और आलम आरा 1931 में। क्लियर। आलम आरा के डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा जरूर। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैंने आपको 2 सेशन कराया हुआ है, उनको भी देख लीजिएगा। और टॉप 50 करंट अफेयर में आज करा दूंगा, प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा कि अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण किया था। अच्छा, बलवन जो था ना, ये गुलाम वंश का शासक था। ठीक है ना, किस वंश से संबंधित था? तो गुलाम वंश से। अच्छा, बलवन के बारे में जान लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो उपाधि थी ये जिल ए इलाही थी। देखिए, जिल ए इलाही, इसका अर्थ था पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। ठीक है, बलवन का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था इसका वास्तविक नाम। क्लियर। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलवन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। और बलवन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ये भी आप जरूर ही याद रखिएगा। क्लियर ना। चलिए, अच्छा, तूतीय हिंद इस किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल जो है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो आपने पढ़ा है कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर होती है द्रव में, और फिर गैस में। तो इसमें से ठोस कौन सा है? तो आप देख सकते हैं लकड़ी है। क्लियर ना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ध्वनि जो है ना, यह निर्वात में यानी कि वैक्यूम में निर्वात में गमन नहीं करती है। निर्वात में गमन नहीं करती है क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। अच्छा, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था वो आपको अच्छे तरीके से याद होगा, उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान, शिवाजी के मंत्रिमंडल को। ठीक है फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा शिवाजी के बारे में जान लीजिए। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, इनका जो है याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इनके राजनीतिक गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कोंडदेव थे इनके राजनीतिक गुरु। ठीक है, राजनीतिक गुरु इनके कोंडदेव थे। और आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो गुरु रामदास थे। क्लियर ना, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अष्टप्रधान में जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था यानी कि जो विदेश मंत्री था वो सुमंत था। ठीक है ना। इसमें पेशवा का पद जो होता था बड़ा महत्वपूर्ण था। पेशवा प्रधानमंत्री होता था। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की यह देखरेख करता था। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर पंडित राव देख रहे हैं, यह भी अष्टप्रधान का ही है। यह धार्मिक कार्यों के लिए तिथि निर्धारित करता था। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ये बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए, ये पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है ना, पुर्तगालियों ने किया था। राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संघ संविधान समिति, मैं यहाँ पर सारी समितियों का अध्यक्ष बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, संघ संविधान समिति, ठीक है, और एक संघ शक्ति समिति है। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। ठीक है ना। देखिए, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर ना। अच्छा, अब याद रखिएगा आप, कौन सा? प्रांतीय संविधान समिति। ये तो संघ संविधान समिति है, इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर प्रांतीय संविधान समिति पूछेगा तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। क्लियर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में यानी कि जोखिम भरे नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल है? यहाँ पर आपको 2 आर्टिकल दिख रहा है, यही आंसर होगा इसी में से। तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 24। इसी में कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा,
बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं पूछा गया है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का मैं नाम बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक तो दिबांग है, ठीक है, एक दिबांग है, एक आपका लोहित है, एक आपका कामेंग है, मानस है, तीस्ता है। देखिए मानस तीस्ता तो आपको याद होगा, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, ठीक है ना, बराक, उसके बाद पगलड़िया, ये भी है सहायक नदी। भवानी नहीं है, ठीक है ना, भवानी जो है ना, भवानी यह कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है ना, भवानी, तो यहाँ पर इसका आंसर भवानी हो जाएगा, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई सा भी एसिड आपको 2-3 याद होगा तो आप लिखिए। आपने H2SO4 पढ़ा है, HCl पढ़ा है, ये अम्ल ही तो है, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या है, निश्चित रूप से सभी अम्ल में, तो फ्रेंड्स ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सभी अम्ल में है, ठीक है ना, हाइड्रोजन सभी अम्ल में पाया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन जलाने से कम प्रदूषण फैलता है, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देख लीजिएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किस पर्वत में मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है यह नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी याद रखिएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो ये आपका डोडा बेटा है, डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है इसकी, ठीक है। वैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामलाई पर्वत पर है, क्लियर। चलिए देखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, ये तो आपको याद होगा, लेकिन देश का नाम भी आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है स्थलीय सीमा, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। और यह 7 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश, तो जो अगल बगल का देश याद है पहले उसको काउंट करिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना और म्यांमार, ये 7 देश हैं जिसके साथ स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया था, बताइए। देखिए एक तो वंदे मातरम है, ये भी पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में पहली बार गाया गया था वंदे मातरम को। देखिए वंदे मातरम को गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्लियर। और जन गण मन को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन 1911 में और इसको 1896 में, तो मिक्स मत करिएगा, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा। कभी आप वंदे मातरम दे देगा तो 1911 पर मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपको याद रखना है, बंबई में हुआ था, WC बनर्जी अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन भी याद रखिएगा 1886 में हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए एशियन गेम्स 2023 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए थे एशियन गेम्स में। अच्छा एशियन गेम्स हुआ था कहाँ, तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपको चाइना के हांगझो में, चाइना के हांगझो में हुआ था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चाइना के हांगझो में हुआ था, ठीक है। अगला एशियन गेम कहाँ होगा, जापान के नागोया में होगा, जापान के नागोया में होगा अगला, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है एशियन गेम्स में भारत ने टोटल 107 मेडल जीते थे, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कितने गोल्ड जीते थे तब क्या बताइएगा, इसीलिए पूरा याद रखिएगा। 28 गोल्ड जीता था, 38 सिल्वर जीता था, 41 ब्रॉन्ज जीता था, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 8, 8, 16, 1, 17, हासिल 1, 2, 3, 5, 4, 9 और 1, 10, टोटल 107। तो गोल्ड याद रखिएगा एटलीस्ट 28 गोल्ड, ठीक है। अच्छा ओलंपिक भी हुआ है पेरिस में अभी, ठीक है ना, उसमें भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे, 1 सिल्वर था और 5 क्या था, ब्रॉन्ज था, ठीक है। और ये पेरिस में हुआ था ओलंपिक, और अगला लॉस एंजलिस में होगा, क्लियर। चलिए देखिएगा कि सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की विजय होती है किस लिपि में लिखा गया। अच्छा सत्यमेव जयते को लिया कहाँ से गया है, ये तो लिपि पूछा गया है, लेकिन प्रश्न ये भी बनता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते को लिया गया मुंडको उपनिषद से, यहाँ मैं लिखता हूँ मुंडको उपनिषद से, ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और इसको लिखा गया है देवनागरी में, देवनागरी में, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान दिया गया। अब देखिए कंप्यूटर का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, और कंप्यूटर के प्रश्न थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट दिख रहे हैं, तो एक बार आप देख लीजिए
कि इस लेवल की तैयारी है या नहीं आपकी। देखिए खाली स्थान देकर के पूछा गया कि एल्गोरिथम वीडियो डाटा को बाइट्स की संख्या बढ़ाने के लिए संपीड़ित कर देती है जो आसानी से संचारित की जा सके और फिर उसे विस्तृत कर सके। बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एमपीईजी। एमपीईजी और आपने जेपीजी भी पढ़ा होगा, लेकिन पहले एमपीईजी का फुल फॉर्म जान लीजिए, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मूविंग पिक्चर। मूविंग पिक्चर, ठीक है ना, एक्सपर्ट्स ग्रुप, याद रहेगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। और जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। अच्छा, एक पीएनजी है, यहाँ पर देखिए पीएनजी। पीएनजी का क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया, एक 8 तारों का कनेक्टर है जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जिसको कि हम लोग लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। बताइए। तो इस तरह के प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखने होते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, RJ45। RJ45 देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। हिंदी का प्रश्न है। हिंदी के प्रश्न अगर आप देखिए कोशिश करिएगा, आप जीके का प्रश्न पूरा सही करिए, हिंदी का प्रश्न आप पूरा सही करिए, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग का प्रश्न पूरा सही करिए, क्योंकि मैथ पर बिहारियों का कमांड होता है, बिहारी लोगों का, ठीक है ना। बिहार के जो छात्र काफ़ी मेहनती होते हैं, तो मैथ, जीके, हिंदी इतना आप कमांड करिए, ठीक है ना। कंप्यूटर में आप 2-4 प्रश्न अगर गलत भी हो जाता है, इंग्लिश में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर कम से कम आपका कमांड होना चाहिए, ठीक है। देखिए तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीर मारना मतलब बताइए, बड़ा काम करना, कोई बड़ा काम कर लेना, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा बन रहा है लग रहा है कोई तीर मार लिया हो, यानी कोई बड़ा काम कर लिया हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो ये बड़ा काम करना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताइए किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत होती है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये स्टार टोपोलॉजी के लिए, स्टार टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत होती है, स्टार टोपोलॉजी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित के लिए समानार्थी शब्द का चयन करना। समानार्थी का, अब अंबर का समानार्थी क्या होगा? बताइए अंबर का क्या होगा? देख लीजिए पूरा ऑप्शन। अंबर का आकाश होता है, ठीक है। चलिए देखिए, कौन सी एसक्यूएल कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल का ढांचा बदलने में किया जाता है? बताइए। एसक्यूएल कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल का ढांचा बदलने के लिए किया जाता है। तो ये अल्टर टेबल का ढांचा बदलने के लिए, अल्टर टेबल का, यहाँ पर देखिए अल्टर सही लगाया है इन्होंने भी, जिसका पेपर है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द का चयन करना। अस्थावर का विलोम क्या होगा? अस्थावर का विलोम थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, और बड़ा रिपीट होता है ये पेपर में, अस्थावर। तो अस्थावर का जंगम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, लाल पीला होना मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। बताइए मुहावरा है, बताइए। लाल पीला मतलब क्रोधित होना, क्रोध करना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में सामान्यतः खाली स्थान दिएगा ट्रांसमिशन शामिल होता है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में खाली स्थान दिया गया ट्रांसमिशन शामिल होता है। तो इसमें सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन शामिल होता है, ठीक है, देख लीजिए सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। टस से मस न होना मुहावरा है, अर्थ बताइए। तो अनुनय विनय से न पसीजना, ये वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला आंसर होगा। ये वाला गलत दिया है, मतलब लगाया गया, ये वाला राइट आंसर होगा, देख लीजिए आप ध्यान से। चलिए देखिएगा, पाषाण, पाषाण का यहाँ पर आपको पर्यायवाची समान अर्थ बताना है, यहाँ पर समानार्थी बताना है, यहाँ मैं लिखता हूँ समानार्थी, समान अर्थ। बताइए। तो पाषाण मतलब पत्थर होता है, ठीक है। ईर्ष्या का, ईर्ष्या का समान अर्थ क्या होगा? तो ईर्ष्या मतलब घृणा करना, जलना, नहीं घृणा नहीं, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन करना, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है, जलन होगा, ईर्ष्या का जलन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि अब इसमें से देख लीजिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, एक प्रश्न यहाँ पर, एक प्रश्न यहाँ पर, ठीक है, मतलब इसमें से सही कौन सा लिखा गया है बताइएगा। ये एक प्रश्न है, अधोपतन सही कैसे लिखा गया, ये आपको बताना है, ठीक है ना। बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो करेक्ट लिखा गया अधपतन, ठीक है। और इसमें सृष्टि लिखा जाता है कैसे? तो सृष्टि ये वाला सही लिखा जाता है, सृष्टि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये वाला सृष्टि।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। एक शब्द बताइए। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अति इंद्रिय। अति इंद्रिय, ठीक है। जो इंद्रियों को जीत लिया हो, जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। अच्छा, एक पूछा जाता है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या बोलते हैं? तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। जो सब जानता हो उसको क्या बोलते हैं? जो सब जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब भी याद रख लीजिए। पेट की आग के लिए एक शब्द बताना है, तो पेट की आग के लिए एक शब्द क्या होगा? जठराग्नि, ठीक है ना, क्लियर। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना, यही था जो मैंने बताया था कि शुद्ध कौन सा लिखा है। अब इसमें से अन्वेषण कौन सा शुद्ध है बताइए। तो ये वाला अन्वेषण बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी त्रुटि की जांच एक कंपाइलर कर सकता है। ये कंपाइलर जो है कौन सी त्रुटि का जांच कर सकता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो ये सिंटैक्स एरर का, सिंटैक्स एरर जो होता है, सिंटैक्स त्रुटि, इसी की जांच कंपाइलर करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द चुनना है आपको, जो मैंने आपको पीछे कराया था। एक शब्द जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या बोलते हैं? जिसको बुलाया ना गया हो उसको हम लोग बोलते हैं अनाहुत। क्या बोलते हैं? अनाहुत बोलते हैं, ठीक है। चलिए आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक इसको बोलते हैं आशातीत, आशा से बहुत अधिक को। और जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं, और आशा से बहुत अधिक को आशातीत बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में उपलब्ध नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार जो है कई एग्जाम के पेपर में पूछा गया है। तो इसमें से देखिए वर्ड काउंट होता है, फॉन्ट साइज होता है, पेज मार्जिन भी होता है, ब्रश नहीं होता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें मैजिक टूल नहीं होता है। इसमें मैजिक टूल नहीं होते हैं। एमएस वर्ड मैजिक टूल और ब्रश दोनों याद रखिए, दोनों नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए उर्वर का बताना है, उर्वर का समान अर्थ वाला, क्योंकि हमने तो विलोम तो अभी मिला ही नहीं, कहीं नहीं ना मिला। तो उर्वर का होता है, क्या होगा उर्वर का? या विलोम शब्द है क्या? या लग तो रहा है वैसे उर्वर का उसर होगा, ठीक है, विलोम शब्द ही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी समूह प्रयुक्त होती है? विंडो को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए बहुत ही आसान है, Alt F4 का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट होगा इसका। देखिए कौन सा नेटवर्क के भीतर संचार के लिए प्रोटोकॉल नहीं है? प्रोटोकॉल नहीं है, बताइए कौन सा इसमें से प्रोटोकॉल नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें से HTML प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है ना। HTML का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलिए देखिए मुहावरा है आँख की किरकिरी होना, यानी कि अप्रिय लगना, ठीक है ना, बिल्कुल सही है आँख की किरकिरी। उसके बाद देखिएगा अगर मगर करना, यानी कि अगर मगर करना मतलब बहाना बनाना, ठीक है, बहाने बनाना राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा MX एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 1,48,576, ये डायरेक्टली याद रखिएगा आप, ठीक है, MS एक्सेल वर्कशीट में। चलिए उसके बाद देखिए जो पूजा के योग हो उसको क्या बोलेंगे? जो पूजा के योग उसको पूजनीय बोलते हैं, लेकिन पूजनीय तो सब लिखा गया है। अब इसी में आपसे पूछा भी गया है, एक तरह से समझ लीजिए कि सही इसमें से कौन सा लिखा गया है। तो ये पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है। देखिए डाटा संचार को चलाने वाले नियमों के समूह क्या कहलाता है? डाटा संचार को चलाने वाले नियम का समूह, तो फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। बोलते हैं ना कि प्रोटोकॉल फॉलो करिए। आप कमेंट वगैरह भी करते होंगे कहीं किसी सोशल मीडिया पर, तो वहाँ पर आ जाता है कि जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है आपको। चलिए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? केवल बाइनरी कोड में, तो ये मशीन लैंग्वेज लिखी जाती है। केवल बाइनरी कोड में मशीनी भाषा को, मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में रिमोट लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये सब प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका टेलनेट है, याद रखिएगा कौन सा है? टेलनेट है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए पुनरुत्थान कौन सा सही लिखा गया इसमें से? तो देखिए इसमें से पुनरुत्थान जो लिखा गया है ये आपका इस तरह से लिखा गया है, ये वाला मेरे ख्याल से सही है, पुनरुत्थान, हाँ ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। अच्छा इसमें से देखिए प्रतिद्वंद्विता कैसे लिखा जाता है?
बताइए तो, थोड़ा दिमाग लगा कर बताइए कौन सा सही होगा। तो ये वाला जो प्रतिद्वंदिता लिखा गया ना, ये वाला आपने पढ़ा भी होगा, इस तरह से प्रतिद्वंदिता लिखा जाता है, द्वंद्विता, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अनुस्वार हटा के यहाँ आधा न दे दिया गया है, तो ये वाला सही है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देख करके बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कंप्यूटर हिंदी जीके जीएस मैंने कराए हैं। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और करंट अफेयर का आज 50 टॉप देख लीजिएगा।